मैं संतोष भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ आपकी बात संतोष भारद्वाज के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं, दिल्ली में चुनावों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली में पॉलिटिकल गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। दिल्ली में चुनाव का कल ही अनाउंस हुआ है। आपको जैसे ही आपने खबर में सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कल ही चुनाव का अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर कि 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को उसका यानी कि 8 फरवरी को उसका रिजल्ट निकलेगा। इसके साथ ही कल से ही चुनाव आचार संहिता की लागू हो गई है, जिसमें कि सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार का कोई स्कीम को लागू नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना जो वादे हैं वो अपना कर सकती हैं, या फिर एक संकल्प पत्र या जो भी आप घोषणा पत्र आप उसको कह सकते हैं, वो अपना पॉलिटिकल पार्टियां अब अपने वादे करेगी। और वादे और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब चालू हो गया है। इसी में आपने देखा होगा कि कालका जैसे विधानसभा सीट से जो बीजेपी के जो एक प्रत्याशी है रमेश बिधूरी जी, जो कि यहाँ से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, कुछ विवादित बयान दे दिया था। हालांकि विवादित बयान कोई पहली बार नहीं दिया उन्होंने। इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा में एक साबिर अली जो सांसद थे हमारे बीएसपी के, उनके खिलाफ भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी, जिसके लिए उनको लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला थे उनसे डांट और फटकार भी उनको लगाया था उनको। लेकिन कहाँ नेताओं लोग, कहाँ आपको भी पता है, नेता सुधरने वाले तो है नहीं। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो काफ़ी हो सकता है कि ये बीजेपी के खिलाफ चली जाए। उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो कालका जी की जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह चिकन या फिर प्लेन कर देंगे। हालांकि उन्होंने बात रोडों पर की, लेकिन विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। और हमारे देश के वैसे नेता कोई पहली बार तो बयान दे नहीं रहे हैं। आपने अगर पूर्व में आपने नाम सुना होगा तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। वो भी बयान ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी और वो भी काफ़ी विवादों में रहे थे। लेकिन खैर, नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आते हैं दिल्ली की चुनाव में। तो कल से ही आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चुनाव में अभी तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन जो चुनाव है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफ़ी कांटे की टक्कर है। ऐसा जिस तरह का माहौल जो ज़मीन पर बताया जा रहा है, कांटे की टक्कर है। कांग्रेस का कोई खासकर यहाँ दिल्ली में कोई वजूद तो है नहीं, लेकिन कुछ भी करके कांग्रेस अपना वोट के परसेंटेज को बढ़ाना चाहेगी। सीटें कितनी आएगी वो तो 8 तारीख का रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कुछ ऐसी सीटें हैं जो 10-12 सीट बताए जा रहे हैं, जिस पर कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे कि पहली एक सीट है जो कि न्यू दिल्ली की एक सीट है। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार अरविंद केजरीवाल वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे 2013 में, तो शीला दीक्षित को हरा करके वो चुनाव जीते थे। उसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों में वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही वो चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनके खिलाफ बीजेपी ने, जो उनके पूर्व नेता हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं, प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और वो खुद ही जाट समुदाय से आते हैं। जाटों का अगर वोट की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कम से कम 8% वोट जाट समुदाय का ही है। जाटों के बीजेपी के अंदर बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, काफ़ी यंग हैं और युवा भी हैं। लोकप्रियता भी उनका अपार है। इस बार अभी कुछ ही दिनों से उनका आपने देखा वो काफ़ी विवादों में भी रहे थे। उनका कोई एनजीओ, एक संस्था है, जिस एनजीओ की संस्था के माध्यम से वो नई दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपया बांटते हुए दिखाई दिए थे। यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिनके अंदर वो अपनी संस्थाओं के माध्यम से 1000 रुपया यूट्यूब पर दे रहे थे, मतलब वहाँ के महिलाओं को। वहाँ पे कांग्रेस ने उतारा है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को, क्योंकि वो भी एक पावरफुल नेता माने जाते हैं, और यहाँ पे आपको कांटे की टक्कर है। यहाँ पे हो सकता है अरविंद केजरीवाल हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। दिल्ली की जनता 8 तारीख को ही बताएगी कि वो किसको वोट दे रही है। इसके अलावा अगर दूसरी सीट, जो मुख्य सीट की बात करें, तो वो है कालकाजी विधानसभा सीट, जिसके अंदर वहाँ पे अभी की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने वहाँ से अपने फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूरी जी को उतारा है, जो कि अभी हाल ही में विवादों में फंसे हुए थे। इसके बाद अगर कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और वहाँ पे छात्र नेता भी रह चुकी है, काफ़ी प्रखर प्रवक्ता भी है कांग्रेस की, और वो चुनाव कांग्रेस से लड़ रही है। ये सीट भी काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और ये आतिशी के लिए इतना आसान नहीं होगा इस सीट को निकालना। इसके अलावा अगर बात करें हैं तो एक परपरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो आपने नाम सुना होगा, वहाँ से शायद ओझा सर, सॉरी इसके लिए ये ओझा सर, सॉरी, जो ओझा सर है वो चुनाव लड़ रहे हैं।
अब ओझा सर हालाँकि यूपीएससी का बहुत तैयारी कराते थे और तैयारी कराते-कराते अब वो खुद ही चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। अब वो देखना होगा वहाँ से बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को उतारा है, जो कि वो भी काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं बीजेपी के। देखते हैं वहाँ से कैसा वो परफ़ॉर्मेंस कर पाते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के लिए ओझा जी सीट निकाल पाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर ही वो खुद बोझा बन जाएँगे। ये तो अब 8 तारीख को ही पता चलेगा। वहाँ से जो पहले पूर्व में जो आपका विधायक थे वो थे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, जो कि उनको जैसे ही उनको एक हल्का-सा भनक लगी कि यहाँ से वो चुनाव हार सकते हैं, तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी और वो चले गए हैं आपका जंगपुरा विधानसभा में। जंगपुरा में बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो कांग्रेस से आए हुए एक पूर्व नेता को टिकट दिया है। मुझे नहीं पता वो किस नेता को किस आधार पर टिकट दिया है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे। लेकिन अब बीजेपी है वो कुछ भी सोच सकती है, उसकी पार्टी का है क्या उतार सकती है। तीसरे नंबर के आए हुए प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया है। अब देखना होगा कि 5 तारीख को जो चुनाव में वोट पड़ेंगे वो या 8 तारीख को जो रिज़ल्ट आएँगे उसमें वो कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है या किसकी नहीं बन रही है। अब आते हैं सबके वादे और प्रत्यारोपों पर। आज ही आपको कुछ खबरें आई होगी, आपने सुना होगा कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक सनातन बोर्ड का गठन किया है। सनातन सेवा समिति नाम दिया है अपना, आम आदमी पार्टी का एक ये प्रकोष्ठ है। सनातन सेवा समिति के माध्यम से उन्होंने बीजेपी का जो मंदिर प्रकोष्ठ समिति है उसमें से 100 से ज़्यादा मेंबर को उन्होंने अपने अभी ज्वाइन कराया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव काफ़ी कठिन है। आप भी जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल हार गए तो फिर वो कहीं का नहीं रहेंगे। किसी भी राज्य में अगर वो प्रचार करने जाएँगे तो वो क्या बताएँगे कि दिल्ली में चुनाव हार गए हैं, आप हमें वोट दीजिए, तो कोई भी वोट इस तरह तो देगा नहीं। उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति आ गई है कि चुनाव नहीं जीते तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का। अब पंजाब में भगवंत मान अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। अब कुर्सी का मोह और प्रेम ऐसा है, जिस नेता को मिल जाए वो दोबारा उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वादे चाहे जितना भी झूठ बोल ले या सच बोल ले, वो तो अब एक बार जीत जाने के बाद तो फिर वो 5 साल तो उन्हीं का रहता है। इसी तरह से बहुत सारे किसी वादे को वो छोड़ नहीं रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आज के डेट में जो दिल्ली में जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिमों का वोट है, कम से कम लगभग 10 से 12% बताया जाता है। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जो संख्या है वो 8 या 9% के आसपास है, लेकिन आज की डेट में 10 से 12% है। ये जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस की ओर मुड़ता हुआ देख करके अरविंद केजरीवाल काफ़ी चालाक और मजे हुए नेता हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि अल्पसंख्यक वोट मेरा जो 12% है वो छिटक रहा है, तुरंत ही उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अपना मुँह को मोड़ लिया है और बीजेपी को जो हिंदुत्व की धार को कुंद करने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर उतर चुके हैं। वोट चाहे जहाँ से भी आए वोट आने चाहिए, क्योंकि सरकार तो वोट से ही बनेगा। चाहे हिंदू का आए, चाहे मुस्लिम का वोट आए, लेकिन वोट ज़रूर उनको चाहिए। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर वोट चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी वादे करना पड़े। झूठ हो या सच हो, वादे कितने पूरे होंगे वो तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन